इन प्रॉपर्टी से अवेयर हैं। हम कुछ अलग प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक वेसल में इस तरीके से गैस के पार्टिकल्स इनक्लोज्ड हैं, जैसे गैसियस पार्टिकल्स इन ए वेसल, सो टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए वी नीड सम वेरिएबल, some variables are required to study properties of gases and these variable are जैसे कि एक कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए वी नीड प्रेशर P, वी नीड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एंड ये सभी बच्चों को पता है कि गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना। तो अगर कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है तो गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 2 लीटर। 2 लीटर। ओके, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। इसके बाद इस गैस को स्टडी करने के लिए वी नीड टेम्परेचर T and we also measured amount of gas by moles. So these are the four variables: pressure, volume, moles and T are required to measure the properties of a gas: pressure, volume, moles and temperature. ठीक है, और इन्हीं वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो अभी तक मैंने क्या बताया है कि गैस इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर कैन बी स्टेटेड बाय या कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग वेरिएबल। नाउ अगर इन वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन देखें तो आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम नंबर 1 अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करें और n को फिक्स्ड कर दें, गैस के अमाउंट में चेंज नहीं कर रहे हैं और गैस के टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं, और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखा जाए तो क्या रिलेशन आता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। और इसे एक लॉ से बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? बॉयल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इस चैप्टर में आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है और एक बॉयल टेम्परेचर भी पढ़ते हो। याद है बॉयल टेम्परेचर क्या था? किसी को पहले से याद है क्या बॉयल टेम्परेचर? सर लास्ट में क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, शायद किसी बच्चे को पहले से प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि पढ़ा तो चुका हूँ मैं इस चैप्टर को। ओके, सो बॉयल्स लॉ क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज अ बॉयल्स लॉ। और प्रपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट के अपॉन वी, और पी वी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? के। ठीक है, ये है, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो 4 वेरिएबल में देखो हमने 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखा जा रहा है, 2 को फिक्स कर दिया। अगर मैं इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो सभी बच्चों को पता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, एक्स वाई इक्वल टू सी। यस सर। और इसका ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और ये ग्राफ कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। तो आइसो मीन सेम और थर्म मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर। द ग्राफ ऑब्टेन्ड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसी रेशियो से घटता है ना, इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या आ गया? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि पहले मान लो अगर प्रेशर हमारा जो है P1 वो 10 ATM है और V2 जो है वो 5 लीटर है, तो सॉरी V1, तो P1 V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50।
और अगर प्रेशर हमने बढ़ा दिया यानी कि P2 को 20 atm कर दिया तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि उसी रेशियो से वॉल्यूम घट जाएगा, यानी कि V2 कितना हो जाएगा, अगर प्रेशर हमने डबल कर दिया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 50 तो आएगा, राइट। तो देखो P1 V1 इक्वल टू क्या है, P2 V2, यही हमारा बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है। अब एक बात और देखो बच्चों, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस कांस्टेंट को मैंने क्या ले लिया, C लिया है, इसमें लॉग ले लो, सो लॉग PV इक्वल टू लॉग C, राइट। एंड M लॉग M इंटू N क्या होता है, लॉग M प्लस लॉग N इक्वल टू क्या होगा, लॉग C, ठीक है। log m। Yes, sir. ये सही लिखा हुआ है बच्चों। नाउ इसमें मैं लिख सकता हूँ log P इक्वल टू माइनस log V प्लस log C, log P इक्वल टू, इसको मैं सकता हूँ log 1/B, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस log C, ठीक है। कुछ भी इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं मान लो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ बिटवीन log P एंड log 1/V। अब अगर log P और log 1/B में प्लॉट कर रहा हूँ तो क्या इंटरसेप्ट क्या है इसका, log C, Yes sir। इंटरसेप्ट इसका log C है, तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा क्या, करेक्ट या इनकरेक्ट, Correct. हाँ। Correct। और लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे भी आप आइसोथर्मल कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ ग्राफ बन सकते हैं क्या, चलो। तो पहला हमने बॉयल्स लॉ देखा, Between 1/. हाँ कोई बात नहीं, ये भी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर P इक्वल टू K/V है तो अगर मैं यहाँ पर P और 1/B में प्लॉट करूँ तो ऐसे आ जाएगा हमारा इस तरह स्ट्रेट लाइन। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको फेस करना पड़ सकता है, इस तरह भी ग्राफ हो सकता है, बिल्कुल सही। 3 क्वेश्चंस हो गए ग्राफ के इसमें। तो नेक्स्ट आते हैं, अब हमने क्या किया कि प्रेशर कांस्टेंट किया, प्रेशर कांस्टेंट किया और अमाउंट अभी भी गैस की फिक्स्ड है, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। और किस में रिलेशन देख रहे हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। बताइए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कांस्टेंट पे, यस या नो, Yes sir। यस ना। तो हम इसे कौन सा लॉ बोलते हैं, Charles law. Charles law. At constant pressure and for fixed amount of gas, the volume of gas is directly proportional to temperature. Absolute temperature. यहाँ पे T केल्विन है, केल्विन को बोलते हैं absolute temperature. So V proportional to T, V proportional to T और constant आया, proportional आया तो क्या है constant KT। ये हमारा चार्ल्स लॉ होता है, ठीक है। और ये सबको पता है कि अगर टेम्परेचर आप रेज करोगे तो गैस के पार्टिकल ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ना, बिकॉज दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी, सो दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हैं ना, Yes, sir. हाँ। Yes। तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देना, मुझे मुझे जो है वो न्यूमेरिकल में आना है बहुत जल्दी, तो मैं जल्दी बताना चाह रहा हूँ चीज़ों को। V इक्वल टू KT, इसमें अगर मैं V और T में ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या ग्राफ आएगा, क्या ओरिजिन से पास होगा, और यहाँ पे T किस में है, केल्विन में, केल्विन में होता है कैपिटल T। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर बताइए जरा, 0 केल्विन, 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। -2, sir. क्या इससे लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है आज तक, नहीं। No sir। तो ये एब्सोल्यूट, क्या इससे लोवेस्ट टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो ये एब्सोल्यूट, हाँ ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
बिकॉज इस गैस पर, इस टेम्परेचर पर सभी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? जीरो, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, रियलिटी है एकदम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, the lowest possible temperature at which volume of all the gas become zero is called absolute temperature। ठीक है, तो 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे सभी गैस का वॉल्यूम जीरो होता है क्या? नो सर। हाँ, जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है विंटर में, तो क्या जितनी भी O2 गैस है, N2 गैस है एटमॉस्फेयर में, क्या सभी फ्रीज हो जाती हैं? नहीं ना। और अगर 0 डिग्री टेम्परेचर एब्सोल्यूट होता, जिसमें कि कोई गैस, देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? जिस टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट ना करे, सभी गैस फ्रीज हो जाए या लिक्विफाई हो जाए। तो अगर 0 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होता तो O2 गैस नहीं होती, N2 गैस सब फ्रीज हो जाती, तो फिर एटमॉस्फेयर में हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाता, तो कोई गैस ही ना होती, सब फ्रीज हो जाती। तो 0 डिग्री इज नॉट द लोवेस्ट टेम्परेचर। तो चार्ल्स क्लास हमको यही सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है। अगर इसी ग्राफ को हम डिग्री सेल्सियस में प्लॉट करें तो कैसे होता है? 273 केल्विन इंटरसेप्ट। हाँ, तो वेरी गुड। सो अगर मैं इसको V और T में प्लॉट करूं डिग्री सेल्सियस में, तो ये ग्राफ जो है इसका ओरिजिन इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम, सभी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो सर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ट्रांसलेशन मोशन स्टॉप क्यों हो जाता है गैस का? ये आपने कहीं से पढ़ लिया है क्या? पढ़ा तो था। इस तरह की इंफॉर्मेशन देने से कोई फायदा नहीं है, आपने पढ़ लिया मुझे पता है। तो अगर मैं देखो 0 डिग्री पे इधर टेम्परेचर किस में नेगेटिव हुआ, यहाँ पर आया -273.15 यानी कि 0 केल्विन। सो इस ये टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके, तो डिग्री सेल्सियस में ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे हम गैस के वॉल्यूम को जीरो नहीं कर सकते, 0 केल्विन पे गैस के वॉल्यूम को जीरो कर सकते हैं। ये चार्ल्स लॉ है। ठीक, और एक और अपन आपने पढ़ा है कि अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, सतीश आप म्यूट कर दिया करो प्लीज़। एट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर दूं, सॉरी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं और मोल्स को कांस्टेंट कर दूं, तो क्या बचा? P और T। P एंड T में क्या रिलेशन होगा बताइए जरा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये गैस के पार्टिकल्स हैं इस बीकर के अंदर और मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता रहूँगा, या टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तो दिस गैस पार्टिकल विल कोलाइड मोर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये वॉल्स ऑफ कंटेनर से बहुत कोलाइड करेंगे और प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे। किसी गैस का प्रेशर क्या होता है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सही है ना बच्चों? यस सर। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या वो और इंटेंसिटी से टकराएंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर से? यस सर। तो प्रेशर Yes, भी sir. क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो गैस का प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गेलियस लॉ। क्या बोल रहे हैं आप? गेलियस लॉ। हाँ, इसे बोलते हैं गे-लुसाक लॉ। लॉ तो मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि बस जल्दी रिवाइज करना है। और यहीं पर देखो, अगर मैं इसमें भी ग्राफ को प्लॉट करूँ, तो अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो सभी गैसेस, हम क्या मानते हैं 0 केल्विन को लोवेस्ट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे सभी गैस का वॉल्यूम या तो 0 हो जाता है, या तो सभी गैस लिक्विफाई हो जाती है, या सभी गैस सॉलिडिफाई हो जाती है, तो गैस का वॉल्यूम तो 0 हो गया।
तो क्या जब गैस लिक्विफाई हो गई और गैस सॉलिडिफाई हो गई तो क्या उसका प्रेशर होगा गैस का फिर? नो, राइट ना? तो इसलिए 0 केल्विन इज द लोवेस्ट टेम्परेचर वेयर नो गैस प्रेशर, इस तरीके से। और डिग्री सेल्सियस में ग्राफ प्लॉट कर दो तो अगेन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना एकदम। और एक लॉ आपने और पढ़ा था, याद है किसी को? एवोगैड्रो। हाँ, वेरी गुड, एवोगैड्रोस लॉ। इसमें क्या बताते हैं हम लोग? टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या लिया था हम लोग बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम सेम रहता है, ये तो मतलब हुआ। अगर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ना, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वन मोल ऑफ अ गैस ऑक्युपाई सेम वॉल्यूम। ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने कैसे किया था इसको, 1 मोल O2 गैस, अगर मैं टेम्परेचर 273 केल्विन की बात करूं और प्रेशर 1 बार की बात करूं, तो 1 मोल O2 गैस का वॉल्यूम कितना लेते हो आप लोग बताइए? 22.4 लीटर नहीं होता है? 22 पॉइंट एसटीपी पे। हाँ, एसटीपी, यही तो लिखा है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? 273 केल्विन। यस सर। स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? 1 बार। 1 बार। अब बताओ मुझे, इसी टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल SO2 गैस का क्या वॉल्यूम होगा? यही होगा 22.4 लीटर। हाँ, 22.4 लीटर। 1 मोल हीलियम गैस का वॉल्यूम कितना होगा? सेम 22.4 लीटर। ध्यान रखना, स्टेबल गैस होनी चाहिए। 1 मोल N2 गैस का वॉल्यूम क्या होगा सेम टेम्परेचर पे? 24। 1 मोल मीथेन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। ठीक है, बोलो। ओके सर। लेकिन अगर ऐसा कह दे 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या करोगे? तो इसको करेक्टली नहीं बताया जा सकता है क्योंकि हमने स्टेबल गैस की बात की है। तो इसको अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 11.2 लीटर। समझे ना? 1 मोल हीलियम गैस का वॉल्यूम तो 22.4 लीटर लिखते हैं। 1 मोल हीलियम गैस का 22.4 लीटर लिखते हैं क्योंकि हीलियम स्टेबल गैस है। बट 1 मोल N स्टेबल गैस नहीं है, 1 मोल N2 स्टेबल गैस। तो 1 मोल N2 का वॉल्यूम अगर जो है 22.4 लीटर है तो 1 मोल N का वॉल्यूम 11.2 लीटर लिख देंगे। रफली ऐसे ही कर देते हैं। और तो ये इतनी अच्छी बात नहीं, करेक्ट बात नहीं है। तो फार्मूला क्या मुझे मिला? B प्रोपोर्शनल टू N। अगर गैस के मोल बढ़ेंगे तो क्या वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा? यस सर। यस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान रखना, 1 मोल गैस की बात है। अगर मैं आपसे कहूं क्या 1 ग्राम H2 और 1 ग्राम हीलियम का वॉल्यूम भी सेम होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं ना? मोल्स अलग अलग होंगे। मोल्स अलग अलग। हाँ, वेट अलग हो जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल्स और 1 ग्राम हीलियम के मोल्स क्या होंगे? अलग होंगे, तो वॉल्यूम अलग होगा। इससे ध्यान रखना कि मोल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि मास की बात हो रही है। यानी कि बोलेंगे कि इक्वल मास का वॉल्यूम, इक्वल मासेस गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, और ये बताना मुझे, एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। पहले फर्स्ट टाइम में मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है इन सब चीज़ों को उसके वीडियो में, तो आप उसे समझ सकते हो। अगर मैं V और T के बीच में ग्राफ खींच रहा हूँ, ठीक है, सेम गैस है,
बट डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर T2 पे और टेम्परेचर T3 पे। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3? T1 greater than T2 greater than T. T1, T2, 3 नहीं, ये इस तरह नहीं है बेटा। ग्राफ बिटवीन P1, P2 एंड P3। एक बार ये P3 greater than P2 greater than P1 रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि ये ग्राफ जब हम P1 V greater और than T, P2 एक greater। सेकंड, जब V और T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए था ना, इसलिए हमने एक बार कांस्टेंट प्रेशर P1, एक बार कांस्टेंट प्रेशर P2, एक बार कांस्टेंट प्रेशर P3 में प्लॉट किया है। और आपको बताना है कि P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है। तो देखो, जहां पर वॉल्यूम कम होगा क्या वहां पर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा? यस सर। तो देखो Yes sir। यहाँ पर प्रेशर P3 है, वॉल्यूम कम है तो P3 शुड बी हाई। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा है तो P1 शुड बी लो। तो रिलेशन क्या होगा? P3, P2 एंड P1 लाइक दिस। ओके, चलो यहीं पर हम लोगों ने सीखा था आइडियल गैस इक्वेशन, और कैसे निकाला था हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन कि हम बोलते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P फ्रॉम बॉयल्स लॉ, V is directly proportional to temperature from Charles law, and V is proportional to number of moles from Avogadro law। ये 3 लॉज है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। इन तीनों को अगर मिला दूं तो क्या बनता है? V प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N। ठीक है, और ये क्या आ गया? B प्रोपोर्शनल टू NT/P। P को इधर ले आया तो PV प्रोपोर्शनल टू NT, प्रोपोर्शन हटाया क्या लगाया? कांस्टेंट R NRT। यहाँ पे R क्या यूज किया हमने? यूनिवर्सल गैस Universal gas constant. इस R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और R Gas की constant। यूनिट में बच्चे कंफ्यूज होते थे, तो अभी मैं आपको R की यूनिट बता देता हूँ कैसे निकालना होता है। सो कैसे लिखते हो आप लोग R को? R इक्वल टू PV बाई N इंटू T। तो अगर हम लोग प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं, वॉल्यूम को लीटर में, और N किस में है? मोल्स में, और टेम्परेचर किस में है? कैपिटल T किस में होता है हमेशा? केल्विन में। तो R की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। और अगर हम लोग प्रेशर को बार में लेते हैं और वॉल्यूम लीटर में ही रहता है, मोल्स इंटू के केल्विन, तो प्रेशर की वैल्यू आती है, सॉरी R की वैल्यू आती है 0.083। क्यों? क्योंकि 1 ATM जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.013 बार होता है। तो ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ATM इक्वल टू 1 बार ही तो है, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है R की वैल्यू में। ठीक है, और एक बात और पता है बच्चों आपको कि प्रेशर और वॉल्यूम की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो तो किसकी डायमेंशन आती है? वर्क की, डिवाइड बाई N इंटू टी। और वर्क किस में हो सकता है? जूल में हो सकता है, तो जूल पर मोल पर केल्विन में हो जाएगा। और वर्क कैलोरी में भी हो सकता है, तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। ऑर्ग में भी हो सकता है, और भी यूनिट हो सकती है वर्क की। तो अगर जूल में कभी आंसर निकालना हो किसी
क्वांटिटी का, तो उस समय आर अगर पुट करना हो तो 8.314 पुट करते हैं, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर कैलोरी में कभी किसी का आंसर निकाला हो, किसी भी एनर्जी का, हीट का निकालना हो, उसमें आर पुट करना हो, जैसे थर्मोडायनामिक्स से बहुत कुछ करना पड़ता है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 कैलोरी ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 1.98 होती, बट अप्रोक्सीमेटली 2 ही ले लेते हैं। तो ये आर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आर की इस तरह वैल्यू पुट करना है सभी बच्चों को। और ये आइडियल गैस इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, सभी बच्चों को पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है और P इक्वल टू n/VRT, और n/V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलैरिटी। तो P इक्वल टू मोलैरिटी इंटू R इंटू T, ये फार्मूला भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। मोलैरिटी को कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T कर सकते हैं, है ना। और इसी इक्वेशन से एक बात और देखो, फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू V इंटू R इंटू T। डेंसिटी, हाँ, और गिवन मास अपॉन मोलर वॉल्यूम क्या लिखते हैं, डेंसिटी। तो P इक्वल टू डेंसिटी बाई M इंटू RT, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कभी डेंसिटी दे रखा हो, टेम्परेचर दे रखा हो, एक का प्रेशर दूसरे का प्रेशर पूछ रहा हो, तो इसमें तो बहुत सारे हम कर सकते हैं ना, P1 T1 D1 कर सकते हैं, P2 D2 T2 कर सकते हैं। 2 इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं किसी तरीके के न्यूमेरिकल्स। ओके, ये भी कर सकते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, आप एग्जाम में भी आया था कि अगर ये दो गैस के, ये दो बल्ब हैं, इस तरह मैं ले लेता हूँ, इसमें दो गैसेस हैं और इसमें O2 गैस है और इसमें N2 गैस है बच्चों, ठीक है। और O2 गैस जो है इसमें उसका वॉल्यूम 5 लीटर है और जो प्रेशर है वो 10 atm है। जो N2 गैस है उसका वॉल्यूम 7 लीटर है और जो प्रेशर है वो 5 atm है, ठीक है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर if gases are allowed to mix at constant temperature, if gases are allowed to mix, then what will be final pressure, तब फाइनल प्रेशर क्या होगा, ठीक है। सो गैसेस को अलाउ करना है, तो गैसेस जब इसको ओपन करेंगे स्टॉप कॉक को, तो क्या होगा, दिस गैस विल मिक्स एंड वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। हाँ, डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस। मिक्सिंग ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं आपस में हम लोग, डिफ्यूजन। हाँ, मिक्सिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो कैसे करें सॉल्व फाइनल प्रेशर निकालने के लिए, तो हमें पता है P फाइनल, V फाइनल, N फाइनल, R T टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो P फाइनल क्या होगा हमें फाइंड करना है, V फाइनल क्या होगा। पहले वॉल्यूम कितना था, 5 लीटर, 7 लीटर मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 12 लीटर। 12 लीटर। तो P फाइनल इंटू 12 हो गया इक्वल टू N फाइनल। N फाइनल कितने मोल्स होंगे, तो पहले मोल्स कितने थे गैस के, तो पहले मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, N वैल्यू क्या होती है, N इक्वल टू PV अपॉन RT होता है। तो P की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 5 वॉल्यूम है 5 लीटर, तो 10 इंटू 5 डिवाइड बाई RT। पहले मोल्स इतने हैं,
बाद में मोल्स इसमें दूसरे बीकर में कितने मोल्स हैं, इसको N1 मान लिया, इसको N2 मान लिया, 7 × 5 / RT। सही कर रहा हूँ ना बच्चों, बोलो। तो कितना हो गया, Yes. yes 35 / RT एंड यहाँ पर कितना हो गया 50 / RT, 85/RT 50 / RT। अब जब क्या डिफ्यूज करेंगे, गैस को मिक्स करेंगे, तो क्या इनके नंबर ऑफ मोल्स भी ऐड हो जाएंगे। यस सर हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी एडेड। तो टोटल 5 मोल्स कितने होंगे बताइए जरा मुझे, 50/RT प्लस 35/RT, नहीं सही बच्चों, इंटू RT। ये टोटल कितना हो गया, 85/RT हो गया। अप्रोक्स 7 पहले बताओ ये 85/RT हो गया। Yes, sir. ओके, सो इसको लिख सकता हूँ मैं 85/RT, 85 डिवाइड बाई RT इंटू RT। RT से RT कैंसिल हो गया। P फाइंड कितना हो गया, 85 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया, 7 पॉइंट समथिंग ना बच्चों। 0. सर हाँ जी बोलिए। सर अगर इन दोनों में रिएक्टिंग गैसेस रख दी जाए फिर कैसे करेंगे? रिएक्टिंग गैस अगर रखते तो हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइड फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस ओनली। यस सर। सो ऐसे केसेस को मैं कल एक एग्जाम्पल ऐसा लूंगा, अगर रिएक्ट करते तो क्या होगा। बट ये क्वेश्चन बहुत सर अच्छा उसमें है। मोल कंसेप्ट लगेगा फिर? मोल कंसेप्ट लगेगा उसमें, यस। भाई किसके मोल्स बचे, कितने रिएक्ट कर गए, समझ रहे हो ना आप हेमंत। वो आता ना लिमिटिंग Yes, रीजन sir. लगाते थे हम लोग, लिमिटिंग रीजन। LR यस सर। हाँ, उस तरह करेंगे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। चलो, इस तरह क्वेश्चन आना चाहिए। कभी कभी इसमें 3 बीकर भी दे देता है, तो कोई घबराने वाली बात है क्या बच्चों। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फिंगर टिप्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समझाया मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको। जैसे देखो ध्यान से, मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, 3 बीकर है इसे, या 3 रूम है इस तरीके से। ओके, और इसमें हीलियम गैस है, इसमें नियॉन गैस है, और इसमें एक्सिनॉन है। 2 लीटर है इसका वॉल्यूम, और प्रेशर है 1.5 ATM। यहाँ पर 4 लीटर इसका वॉल्यूम है, प्रेशर है 2.5 ATM, और यहाँ पर 1 लीटर है और प्रेशर है 1 ATM। ठीक है, अब तीनों को मिक्स कर दिया गया, तो पूछा फाइनल प्रेशर क्या होगा, और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। तो टेम्परेचर अगर 300 केल्विन दे रखा है तो कोई फर्क पड़ता है क्या आपको? नो सर। बोलिए बच्चों, नहीं पड़ता है ना। नो सर। ओके, No, sir. सॉल्व कर सकते हो, बताइए। पहले क्या करते हैं, फास्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन को बहुत फास्ट कैसे करना है, हम तीनों में अलग अलग पहले मोल्स निकाल लेते हैं। ओके, बताइए यहाँ पर मोल्स N1 है, कितने मोल्स आएंगे यहाँ पर बताइए जरा। N1 की वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, कितना आ गया, 3/RT आ गया, यस या नो। यस सर। और N2 की वैल्यू क्या आ गई, Yes, sir. N2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे N2 मोल्स हैं तो 10/RT 10/RT, वेरी गुड। और N3 की वैल्यू क्या आ गई, 1/RT 1/RT। 1/RT. ओके, बताइए टोटल मोल्स क्या आएंगे आफ्टर मिक्सिंग। इनको मिक्स कर दिया सभी को, पार्टीशन हटा करके 14/RT 14 डिवाइड बाई RT। वेरी गुड, क्या हो गया सोल्व क्वेश्चन। ये आपको समझा रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट से कम में हो रहा है, और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आया हो एग्जाम में तो आपने गलत किया हो। तो बस P फाइनल इंटू V फाइनल। V फाइनल कितना हो गया बच्चों, 7 लीटर। हाँ, से 4 + 2 7, और प्लस 1, सॉरी 4 + 2 6 + 1 7 लीटर। तो 7 लीटर इक्वल टू क्या होता है, N फाइनल कितना हुआ, 14 डिवाइड बाई RT इंटू RT। क्यों बच्चों, सही है ना एकदम। यस सर। हमने क्या इक्वेशन लगाई है, P फाइनल, V फाइनल, N फाइनल इंटू
आर टी, यही क्वेश्चन लगाई ना, आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, कितना आंसर आएगा पे फाइनल 2 ATM। बच्चों आप बताओ मुझे, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, क्या ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व नहीं सकता था, 30 सेकेंड्स में? यस Yes. ना? हाँ वेरी गुड। हाँ गलत मत करना ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा मैं इसी बोल देता कि आफ्टर मिक्सिंग फाइनल वॉल्यूम इज 2 लीटर, तब क्या करते, यहाँ पे क्या पुट करते वी फाइनल की जगह पे? 2 लीटर। ओके, आफ्टर मिक्सिंग फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर है तो यहाँ पे 2 पुट कर देते। इस तरह क्वेश्चन करना होता है। ओके सो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो एक क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इफ 10 की पावर -4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, आई थिंक ये लीटर ही होता है, is introduced into a 1 decimeter cube flask at 300 Kelvin. How many moles of water, are in the vapor phase when equilibrium is established? ठीक है, गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर 300 केल्विन पे 3170 पास्कल, और आर की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। बताइए कैसे सॉल्व करें इसको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। P total equals to P gas plus water vapor pressure. बताओ क्या करें। एक बात समझो ध्यान से, ये वाटर लिक्विड है और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? वाटर वेपर के साथ इन ए क्लोज कंटेनर। ये वाटर वेपर है और ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं वाटर वेपर के लिए PV इक्वल टू nRT यूज कर सकता हूँ? यस या नो? यस सर। वाटर वेपर के लिए मैं PV इक्वल टू nRT यूज कर सकता हूँ। और बताइए जो वेपर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? जो वेसल का वॉल्यूम होगा। यस या नो? Yes sir. यस सर। वेसल का वॉल्यूम कितना दे रखा है? वेसल का वॉल्यूम 1 कितना दे रखा है? decimeter. क्या बेटा? 1 decimeter. 1 डेसीमीटर क्यूब। वेरी गुड। वेसल का वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहले किसी को पता है कि 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं? किसी को पता है? 10 10 पावर 5 10 पावर 5 पास्कल। वेरी गुड। और किसी को पता है पास्कल और न्यूटन मीटर में क्या रिलेशन है?
क्या यही न्यूटन पर मीटर होता है? न्यूटन मीटर यस सर। यस सर। Yes. क्या होता है बताइए? पास्कल और क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन मीटर। सच में नहीं, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, गलत नहीं होना न्यूटन पर चाहिए। मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ। तो ये होता है, क्या ये ऐसा होता है ना, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है, यस या नो? यस सर। बोलो बच्चों। 10⁵ 10 इसको 10 सर इसको बार प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उससे निकाल सकते हैं सर। क्या बेटा? सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उससे यूनिट निकल जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको किसी में कन्वर्ट ना करूँ, सिर्फ मुझे पता है कि भाई 1 ATM इक्वल 10⁵ पास्कल होता है। देखो दो तरीके हैं। अगर आपको अगर आप प्रेशर को पास्कल में रखते हो ना, तब आर की वैल्यू आपको 8.314 ही रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है और उस केस में आर की वैल्यू ये लिखना पड़ता है। अदरवाइज आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दीजिए और पूछ रहा है कितने मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम में, तो एन क्या हो जाएगा? पीवी बाई आर टी। क्या कीजिए आप, इस पास्कल को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? एटीएम में। तो बताओ प्रेशर की वैल्यू एटीएम में कितनी आएगी अगर इतने पास्कल दे रखा है तो? Into 10. इंटू 10 की पावर क्या आएगा? डिवाइड कर देंगे 10⁵ से। हाँ Divide कर. 10⁻⁵ into 317। ओके, क्योंकि हमें पता है 0.03170। 1 पास्कल जो होता है, 1 पास्कल इक्वल टू 10⁻⁵ ATM, इसलिए 3170 पास्कल कितना हो जाएगा? 3170 10⁻⁵ ATM। नहीं सही है बच्चों? यस या नो? Yes sir. हाँ, ये ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, क्या हो जाएगा? 3170 10⁻⁵। वॉल्यूम कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम तो लीटर में रखना है तो लीटर में रख दो। अगर मैं पास्कल में रखता ना तो वॉल्यूम को भी मीटर में रखना पड़ता, तो मैं वैसे बता दूंगा। तो ये 1 लीटर हो गया वॉल्यूम, डिवाइड बाई आर की वैल्यू। जब प्रेशर एटीएम में हो, वॉल्यूम लीटर में, तो आर कितना लेते हो आप? 0.0821। और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में, इसका कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। जिस फ्लास्क